की बड़ी खबर से, उज्जैन से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। महाकाल मंदिर में सुरक्षा की जांच आज एक बार फिर पहुंचेगी एनसीबी की टीम और बारीकी से करेगी जांच। जांच के बाद कलेक्टर को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। उज्जैन महाकाल मंदिर में जांच पड़ताल की जा रही है उस हादसे को लेकर जो होली वाले दिन हुआ था, जहां गर्भगृह में आग लग गई थी। आज महाकाल मंदिर में सुरक्षा की जांच होनी है। आज एक बार फिर से एनसीबी की टीम वहां पहुंचेगी, बारीकी से जांच पड़ताल करेगी और फिर जांच के बाद वहां के कलेक्टर को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। आपको बता दूं कि 25 मार्च को धुलंडी पर्व पर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगी आग से 13 लोगों के घायल होने की और एक सेवक की मौत होने की खबर थी। उसके बाद लगातार जांच पड़ताल के आदेश दिए गए हैं और अब इस पर एनसीबी की टीम भी जांच पड़ताल करने के लिए उज्जैन पहुंच रही है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी संतोष कृष्णानी। संतोष, मंदिर में इतना बड़ा हादसा हो जाना बेहद दुखद था, लेकिन लापरवाही कहां हुई ये जानने के लिए अब उच्च स्तरीय जांच लगातार की जा रही है। क्या अपडेट्स हैं इस पर? हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे। विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकालेश्वर के दरबार में हर त्योहार की शुरुआत सबसे पहले बाबा महाकाल के दरबार से ही होती है। होली का पर्व चल रहा था और धुलंडी में जिस प्रकार रंग गुलाल का उत्साह चल रहा था, श्रद्धालु बाबा महाकाल के साथ होली खेल रहे थे। उसी दौरान जो केमिकल युक्त गुलाल है, जो केमिकल युक्त स्प्रे वहां पर कुछ लोग लेकर पहुंचे थे और उसमें कपूर, जब आरती चल रही थी, कपूर की आरती चल रही थी, उसी प्रकार जो गुलाल उड़ाया जा रहा था, स्प्रे वाला गुलाल था और केमिकल युक्त गुलाल था। उसके कारण आगजनी की बड़ी घटना गर्भगृह में हो गई थी। उसमें लगभग 14 जो मंदिर के पुजारी और सेवक हैं, उन आगजनी का शिकार हुए थे। उसमें जिसमें एक सेवक की अभी कुछ दिन पहले ही उनकी मुंबई में इलाज के दौरान मौत हुई थी। इसको लेकर बारीकी से जांच की जा रही है। जिला कलेक्टर हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने भी निर्देश दिए थे कि इसकी पूरी जांच होना चाहिए, आखिर चूक कहाँ हुई है। उसको लेकर एनसीबी की टीम पहुंची थी। कल शाम में भी उन्होंने जांच की थी और आज दिन भर फॉरेंसिक फायर विशेषज्ञों की टीम भी वहां पहुंची थी, उन्होंने भी जांच पड़ताल की है। उस पर क्या अपडेट्स है और ये जो जांच की जा रही है इसकी रिपोर्ट कब तक सामने आ जाएगी? संतोष, बिल्कुल समय समय पर जिस प्रकार जो जांचें हो रही हैं, बीच में भी जांच टीम पहुंची थी और कल शाम से ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में बारीकी से जांच की जा रही है, आखिर चूक कहाँ हुई है। क्योंकि जिस प्रकार जो फायर एक्सटेंशन की जो टीम मुंबई और गुजरात से भी आई है और भोपाल से भी आई है, तो उनको लगातार बारीकी से जांच की जा रही है। और दिन भर आज ये जो सिलसिला गर्भगृह का है, उसमें केमिकल युक्त गुलाल की भी टेस्टिंग की जाएगी। कपूर आरती में जो होती है, जो कितनी मात्रा में कपूर रहता है, केमिकल में कितना गुलाल जो था उसमें कितना केमिकल मिक्स था, उसकी पूरी जांच करके ये पूरी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। और ये सिलसिला आज सुबह ठीक 11 बजे वापस एक बार एनसीबी की टीम और फायर एक्सटेंशन की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचेगी। उसके बाद फिर वापस तो कहीं ना कहीं अब प्रशासन और प्रबंध समिति अलर्ट हो गई है ताकि आगे चलकर ऐसा कोई हादसा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संतोष। और अब रुख करते हैं भोपाल का, जहां से एक और बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी नामांकन में रहेंगे मौजूद। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। भोपाल में तीसरे चरण पर मतदान होना है और इसी सिलसिले में आज भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आलोक शर्मा का नामांकन दाखिल होना है। नामांकन जो है शक्ति प्रदर्शन के साथ दाखिल होगा क्योंकि आला नेता वहां मौजूद रहेंगे। इस नामांकन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। वहीं प्रदेश चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी नामांकन में मौजूद रहने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आलोक शर्मा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं इनके सामने कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो है अरुण श्रीवास्तव। लेकिन इसी के साथ एक और जानकारी, आलोक शर्मा जो है वो शहर के मेयर रह चुके हैं, लेकिन ये लोकसभा का चुनाव उनके लिए पहली बार है। तो ये बड़ी खबर मिल रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आलोक शर्मा अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इसी सिलसिले में उनके साथ मौजूद रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मौजूद है मेरे सहयोगी सूरज तिवारी। सूरज, आज प्रदेश राजधानी भोपाल के बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है क्या?
जी अंजलि, निश्चित तौर पर आज एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो 19 तारीख है। ऐसे में आज जो बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा है वो नामांकन दाखिल करेंगे और उनके साथ खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महेंद्र सिंह, ऐसे बड़े तमाम दिग्गज नेता मौजूद होंगे जो रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और रिटर्निंग ऑफिसर यानी कौशलेन विक्रम सिंह को अपना नामांकन देंगे। बड़ी बात यह है अंजलि कि आलोक शर्मा को जिस तरह से इस बार बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है, अगर उनके चुनावी इतिहास के बारे में देखा जाए तो पहले वो पार्षद रहे, पार्षद के बाद वो महापौर बने, महापौर के बाद उन्हें विधानसभा चुनाव भी लड़ाया गया, लेकिन बड़ी सफलता उन्होंने हासिल नहीं कर पाई। जब विस्तार न्यूज ने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी बताई थी कि अगर लोकसभा सांसद वो बनेंगे तो किस तरह से काम करेंगे। एक महापौर होते हुए उन्होंने क्या क्या काम किया, विस्तार न्यूज को उन्होंने पूरे तरीके से बताया था और बताया था कि आगे आने वाले समय में उनके विजन क्या है, उनके भोपाल को लेकर उनकी सोच क्या है। ऐसे में आज खुद जब आलोक शर्मा जाएंगे तो बड़ी बात यह होगी कि देखना होगा किस तरह का शक्ति प्रदर्शन होता है, क्योंकि अभी तक तो हमने अलग अलग लोकसभा सीटों का शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का देख लेंगे, लेकिन अब राजधानी भोपाल के जो प्रत्याशी हैं वो जब नामांकन दाखिल करने जाएंगे तो खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव भवानी चौक से इस नामांकन रैली में शामिल होंगे और आलोक शर्मा का नामांकन दाखिल करवाने जाएंगे। अंजलि, अच्छा सूरज, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी, ऐसे में और ज्यादा जरूरी हो जाता है वहां आला नेताओं का मौजूद रहना, क्योंकि रिस्क तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। देखिए, मौजूदा सांसद का टिकट काटना रिस्की तो है। जी, बड़ी बात कही आपने कि मौजूदा सांसद का टिकट काटा गया और उससे भी बड़ी बात यह है कि मौजूदा सांसद कहीं चुनाव प्रचार में नजर भी नहीं आ रहे हैं। आलोक शर्मा से जब मैंने ये सवाल किया था तो उन्होंने कहा कि दीदी जो है यानी साध्वी प्रज्ञा, उनकी तबीयत खराब है इसलिए वो चुनावी मैदान में नजर नहीं आ रही है, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया था। रही बात कि जिस तरह से दोनों प्रत्याशी नए हैं, चाहे अरुण श्रीवास्तव कांग्रेस के हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के आलोक शर्मा हो, तो दोनों नए प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि शक्ति प्रदर्शन करना वाकई लाजमी इसलिए ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि किसके पास कितनी ताकत है। जब रोड शो करते हैं या फिर जब नामांकन दाखिल करते हैं तो हजारों हजार की तादाद में कार्यकर्ता, गाड़ी, ये सब कुछ लेकर पहुंचते हैं और ताकत दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आलोक शर्मा का आज जब नामांकन शुरू होगा, नामांकन रैली शुरू होगी, तो देखना होगा किस तरह से यहाँ पर नामांकन दाखिल करने आलोक शर्मा जाते हैं। फिलहाल सुबह वो पूजा पाठ करेंगे, लगभग 10:30 बजे भवानी चौक से मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके साथ सम्मिलित होंगे। उसके बाद नामांकन रैली आगे बढ़ेगी और नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और फिर मुख्यमंत्री शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर मिल रही है छत्तीसगढ़ से। बस्तर में चुनाव को लेकर पुख्ता किए गए हैं सुरक्षा के इंतजाम। नक्सली मुठभेड़ के बाद अलर्ट पर है प्रशासन और कल होना है पहले चरण का मतदान। बस्तर की वो इकलौती सीट छत्तीसगढ़ की जहां पर पहले चरण में वोटिंग होनी है और इसी सिलसिले में अब बस्तर में चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। देखिए, नक्सली मुठभेड़ होती है 16 अप्रैल को, वहां पर 29 नक्सलियों को मार गिराया सुरक्षा बलों ने और इसी सिलसिले में अब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्योंकि वो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है तो ऐसे में प्रशासन अलर्ट रहे और इसी सिलसिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं बस्तर की सीट पर। मैं आपको बता दूं कि 19 अप्रैल यानी कि कल बस्तर में पहले चरण के तहत मतदान होना है। इसी सिलसिले में अब अधिक जानकारी देने के लिए मौजूद है मेरे सहयोगी खोमन साहू। खोमन, कल बस्तर की सीट पर मतदान होना है, उससे 3 दिन पहले ही इतनी बड़ी नक्सली मुठभेड़ होना, बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी, लेकिन रिस्क तो है। ऐसे पे अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्या अपडेट्स है उस पर? देखिए अंजलि, जिस तरीके से नक्सल घटना हुआ है उसके बाद से प्रशासन कहीं ना कहीं अलर्ट नजर आ रहा है और यही कारण है कि जो 300 से ज़्यादा कंपनियां हैं वो बस्तर लोकसभा सीट के लिए तैनात कर दिए गए। अलग अलग जगहों पर जहां जहां अति संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां सुरक्षाकर्मी, जो केंद्रीय सुरक्षा बल है, उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा बस्तर में कितनी बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए उसको मैं बताता हूँ अंजलि कि ड्रोन से जो है अलग अलग जगहों पर जो है नज़र रखी जाएगी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर में भी जवान जो है अलग अलग जगहों का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। 14 लाख से ज़्यादा जो मतदाता है वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। 1900 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए जिसमें 100 से अधिक जो है अति संवेदनशील मतदान केंद्र है। वहाँ सुरक्षा कर्मियों की बड़ी संख्या में तैनात की गई है। जब हमारी बातचीत कल हो रही थी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो आईजी हैं वो कह रहे थे कि अलग अलग तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कोई भी ऐसा मूवमेंट होगा उसके लिए भी नज़र रखी जा रही है अलग अलग कंपनियों के द्वारा और भी
अगर बात की जाए तो नक्सल प्रभावित एरिया होने के कारण अंजलि सुबह 7 बजे से जो दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा, क्योंकि जो अंदरूनी इलाके वहाँ से मतदान कर्मियों को जब मतदान होता है तो उनको बाहर भी निकालना होता है। और यही कारण है कि चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे मतदान कर्मी हैं जहां सड़क भी आज तक नहीं बना है अंजलि, वहां हेलीकॉप्टर से मतदान कर्मियों को पहुंचाया जा रहा है ताकि जो है शांत और सुरक्षा के तहत मतदान हो यहाँ सके। तो पर कुल नक्सली मिलाकर प्रभावित इलाका ये है, ऐसे में जनता को आश्वस्त करने के लिए प्रशासन की क्या तैयारी है? देखिए अंजलि, अलग अलग तरीके से जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और यही कारण है कि तमाम जो 300 से अधिक कंपनियां उनको बस्तर में तैनात किया गया है। 60,000 से अधिक जवान जो है वो तैनात रहेंगे अलग अलग जगहों पर। और यही कारण है कि जगह जगह पर जो चुनाव आयोग ने जागरूकता अभियान निकाली है, रैली निकालकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। और सुरक्षा बल के जवानों ने मतदाताओं के बीच जाकर ये प्रयास किया है कि कहीं कोई दुर्घटना नहीं होगी, उसके लिए सुरक्षा बल के तैनात जो जवान हैं वो आम मतदाताओं के साथ है। मतदाताओं से ये भी अपील की गई है अंजलि की वो घर से निकले और मतदान करें। एक एक वोट कितनी कीमत रखती है लोकतंत्र के लिए, उनको बताने का प्रयास कहीं ना कहीं किया गया। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कल के जब मतदान होगा तो उसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा के लिहाज से भी जो है पूरी तैयारी कर ली गई। इसके इतर अगर बात की जाए तो जो राजनीतिक दल है उनकी भी तैयारी पूरी कर ली गई है। और जब चुनाव के जो प्रचार प्रसार है वो खत्म हो गया तो तैयारी नजर आ रही है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है। ऐसे में वोटर्स के लिए जरूरी है कि वो वोट डाले और इसी सिलसिले में सुरक्षा के भी इंतजाम कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं जनता के बीच भी विश्वास जगा दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। लोकतंत्र का महापर्व है, हम अभी बात कर रहे थे पहले चरण का मतदान होना है। ऐसे में मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो छिंदवाड़ा की सीट पर भी कल ही मतदान किया जाना है। ऐसे में छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने वोटर्स से ज्यादा मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को वोट जरूर करें। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिए मेरी ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा अनुरोध है आप सभी छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र और छिंदवाड़ा जिले के मतदाताओं से कि आप 19 अप्रैल 2024 को अपने मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का प्रयोग करने अवश्य आएं। आप अपने देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने के लिए आइए। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि छिंदवाड़ा जिले का प्रतिशत सबसे अधिक मतदान का रहे, ऐसा आप सभी को प्रयास करना है। तो देखिए, कलेक्टर साहब की तरह ही विस्तार न्यूज की भी आप सबसे अपील है कि वोट जरूर डालें, बिकॉज एवरी वोट काउंट्स। और अब छिंदवाड़ा के बाद बात करेंगे सीहोर की। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की पत्नी अंजलि तेंदुलकर और उनकी बेटी सारा तेंदुलकर सीहोर पहुंची, जहां बुधनी के झामुन झील और सेवनिया सेवा कुटीर भी पहुंची वो दोनों। सेवनिया गांव पहुंचने पर गांव के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। आदिवासी समुदाय के लोगों ने ढोल और तीर कमान से दोनों का स्वागत सत्कार किया। स्वागत से अंजलि और सारा बेहद खुश नजर आई। सीहोर जिले के 5 कुटीरों को सचिन तेंदुलकर के फाउंडेशन ने गोद लिया हुआ है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर भी यहां पहुंचे थे। और अब हम आपको ऐसे कलाकारों से मिलवाते हैं जिन्होंने चावल, सुपारी, राई और दाल दामों पर राम दरबार को उकेरा है। ये अनूठे कलाकार हैं। उज्जैन के बॉलपेन की नोक चावल और दाल के दोनों पर सजे श्री राम दरबार और 10 अवतार पर कलाकारी को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे खिताब मिल चुके हैं। उज्जैन शहर के जाने माने चित्रकार पुनीत कदवाने ने बॉलपेन की नोक पर, शिवानी सोलंकी ने घड़ी के कांटे पर और अनीता शर्मा ने चावल के दामने पर भगवान श्री राम को उकेरा है। कलाकारों ने सुपारी पर विस्तार न्यूज का लोगो भी बनाया है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि राई पर, दाल पर, चावल पर और सुपारी पर चित्रकारिता करना इन जैसे हुनरबाजों को आता है। और इसी का कारण है कि इनका नाम इतिहास के पन्नों के साथ वर्ल्ड बुक में दर्ज हुआ है। तो हम इन तीनों से विस्तार न्यूज़ के माध्यम से बात करते हैं। सबसे पहले तो आज रामनवमी का पर्व है, राम दरबार सजाया है, वो भी चावल पर। किस प्रकार का हुनर आपने सीखा, कितना समय लगा और कैसे बनाया? जी,
नमस्कार, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अनीता शर्मा और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज रामनवमी का महापर्व है और इस अवसर पर सभी भक्तजन अपने अपने अनुसार भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो जैसा कि मैं एक आर्टिस्ट हूं, तो उसी के कारण मैंने अपनी कला को इस चावल के दाने पर उकेरा है, जिसमें मैंने भगवान श्री राम दरबार, भगवान श्री राम के चित्रों को यहाँ दर्शाया है। मैंने भगवान श्री राम, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत और शत्रुघ्न को यहाँ पर अपनी कला के द्वारा यहाँ पर रंगों के माध्यम से बनाया है। नमस्कार, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आर्टिस्ट शिवानी सोलंकी और अभी हाल ही में मैंने अब अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड जैसे रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी हूँ। और साथ ही मैं दावा करती हूँ कि मैं लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम सहित 10 और वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा कर अपने गुरु का, अपने माता पिता का और अपने उज्जैन शहर का नाम रोशन करूँगी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो रिकॉर्ड है मैंने किस तरीके से बनाया और किस चीज़ के ऊपर बनाया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक जो छोटी सी पूजा की सुपारी होती है उसमें भगवान का वास होता है, उसी के माध्यम से हम उनकी पूजा करते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी के ऊपर भगवान विष्णु के दशा अवतार को दर्शाया जाए। तो मैंने उस पूजा की सुपारी के ऊपर भगवान विष्णु के 10 अवतार को वाटर कलर और एक्रेलिक मीडियम के माध्यम से दर्शाया, जिसका साइज़ 15 mm था। और ये जो रिकॉर्ड है मैंने कुछ अलग अलग तरीके से बनाया है। नमस्कार, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर और आर्टिस्ट पुनीत कदवाने, मध्य प्रदेश के बहुत ही ऐतिहासिक शहर उज्जैन से। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और राम भगवान का मेरे पर आशीर्वाद है, मुझे उनका आशीर्वाद मिला है कि आज मैं अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर पाया हूं। इसी के अंतर्गत राई के दाने पर मैंने दुनिया की सबसे छोटी राजा विक्रमादित्य की पेंटिंग बनाई है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। इससे छोटी राजा विक्रमादित्य की और कोई पेंटिंग नहीं है दुनिया में, केवल सबसे छोटी पेंटिंग यही है। और इसी के साथ साथ चने के दाने पर भगवान शिव जो कि नंदी पर विराजमान है, ये भी दुनिया की सबसे छोटी भगवान शिव की पेंटिंग है, जो कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज हो चुका है। अगर आप में हुनर है तो कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है और ऐसे चित्रकार जब देश का नाम रोशन करेंगे, जब विश्व तक जाएंगे, तो अपने आप विश्व इनके सामने नतमस्तक होगा। क्योंकि जिस प्रकार हमारा देश विश्व गुरु बन रहा है, तो ऐसे हुनर चित्रकार होंगे तभी तो हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।